हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। एंड कल क्लास नहीं हो पाई थी, सॉरी फॉर दैट। काफ़ी समय से फीवर था और कल एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था और हेल्थ ही जो है वो साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से नहीं हो पाई थी। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक मैंने पूरे सिलेबस आपका कंप्लीट कराया है और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मैं बीमार रहूँगी। अब सही हो चुकी हूँ। हर दिन क्लासेस होंगी आपकी, एक्स्ट्रा क्लास भी मैं लूँगी। इवन अभी जब आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम अगेन रिवीजन करेंगे। ये हर बार होता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आप इतना मान के चलो कि सोशल साइंस में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये फीडबैक मैं जो आपको देती हूँ, हर साल स्टूडेंट्स ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। जो जो चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँ, आपको प्लीज़ फॉलो करना है। जैसे कि अभी मैंने इस बार स्टार्ट किया है कि टेलीग्राम पे जो भी ये चैप्टर पढ़ाएंगे उसका तुरंत क्वेश्चन आंसर होगा टेलीग्राम पे। तो उसको प्लीज़ रिवाइज करो, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम में। और वहाँ पे हर दिन 100-200 स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए। सारी डिटेल्स, आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जस्ट आप जैसे क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे डिजिटल जीके क्लासेस के। वहाँ पर 77,000 स्टूडेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ कुछ पॉजिटिव, कुछ ऐसे मोटिवेशनल भी कमेंट कर दिया करो। ऐसा मत बोला करो कि भाई आप सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कराओगे। और अभी मैं एकदम सही हूँ, डेली क्लासेस होंगी। एंड जो लोग मेरे से पूछ रहे थे सोशल साइंस का डेमो कैसे मिलेगा, जो मेरा नोट्स है खुद का, जो आपको पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। हर दिन 100-200 स्टूडेंट्स ये नोट्स लेते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसको मैंने खुद बनाया है बहुत मेहनत से। प्राइस बहुत कम रखा गया है ताकि हर स्टूडेंट ले सके, हर एक लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, तो इस पे नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हो, आपको वहां पर डेमो भी दिखाया जाएगा, तभी जाकर आप वो नोट्स लेना। ठीक है, तो नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का ये जो चैप्टर है, पहले मैं बता दूं कि हमारा ये चैप्टर 8 है, क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारी चल रही है। टोटल इसमें 10 चैप्टर हैं। आज हमारा 8, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जहां से मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आना कंफर्म है। आपने सुना होगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलार किसे कहते हैं, उड़वार किसे कहते हैं, ग्राम भोजक क्या है, गृहपति क्या है, स्वतंत्र किसान, कृषक ये क्या होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए हैं, फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको स्किप मत करना। ठीक है, और अभी मैं आपको जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर कराऊंगी ना, उससे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी 8वां चल रहा है, 9-10 फिर हमारा ये हिस्ट्री खत्म। उसके बाद से आप मुझे बताओ कि हम 7 की हिस्ट्री स्टार्ट करें या फिर ज्योग्राफी 6 का, ये आपके ऊपर है। तो चलिए लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मोटिवेशन बना रहे। और देखो ये जो चैप्टर है ना, गांव शहर और व्यापार, इसका नाम क्यों पड़ा? अब ये बच्चा है, ये चुपचाप बैठा हुआ था बेंच पे। ठीक है, क्यूरोसिटी बहुत होती है बच्चों में। तो इसने देखा कि भाई ये कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए हैं लोग। ठीक है, आप भी देखते होंगे रास्ते में कुछ यूनिक चीजें दिख जाती हैं। तो इसने देखा कि दूसरी ओर तो भट्ठी जल रही थी और औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। आपने देखा होगा, इसे पीटते हैं। ठीक है, तो ये सब उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये क्या है सारी चीजें, आखिर में लोहा जो है आज हमारे लिए एकदम से कॉमन हो चुका है, आम बात हो चुका है। बट ये हमारी लाइफ का हिस्सा बना कैसे, कब बना? कभी तो इंट्रोड्यूस हुआ होगा ना। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लोहे के औजार और खेती। अब लोहे का औजार आपको पता है कि आज तो ठीक है कॉमन है, बट डेली हम यूज करते ही हैं किसी ना किसी चीज में। तो लोहे का प्रयोग जो है ना 3000 साल पहले शुरू हुआ था। याद रखना है ये लाइन। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिला है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने पहले की क्लास नहीं देखी है, क्लास जरूर देखना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं महापाषाण क्या होता है, उपमहाद्वीप, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। ठीक है, मतलब उसका यूज होने लगा। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। और मैंने आपको पढ़ाया है, याद होगा, कि पहले लोग लकड़ी के फाल यूज करते थे जुताई करने के लिए, जिससे उतनी कृषि जो है पैदावार नहीं होती थी। जब लोहे के फाल शामिल हो गए ना, तो कृषि की पैदावार बढ़ गई। देखिए यही सारी चीजें लिखी हुई है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये सारी चीजें, हंसिया हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, सड़सी हो गया, ये लोहे की कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिली हुई हैं, मतलब देखा गया। अब आपने देखा कि कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि कृषि को बढ़ाना लोग वैसे भी इंट्रोड्यूस हो ही चुके थे, परिचित हो चुके थे इससे, तो अलग अलग कदम उठाए गए। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। ठीक है, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए।
ठीक है, धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को नई नई चीज़ें पता चलने लगी कि ये वैसे लिखा हुआ है कि ये क्या है। वैसे तो इस नीचे का बॉक्स फिल करना है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है। हाँ, कृषि को बढ़ाने के लिए लोगों ने परिश्रम किया है, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उनकी उत्पादन की अनिश्चितता घटी है। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और ये बोल रहा है कि आप इसमें इसको फिल करो, जो कि एग्जाम में नहीं आता है, तो आप इसको स्किप कर देना। ठीक है, तो जो लोग खुद से अपना नोट्स बना रहे हैं, ध्यान रखो, आपको काम की चीज़ें लिखना है। वैसे तो सोशल साइंस में मैं आपको बोलूँ तो डिटेल में चीज़ें आपको लिखनी ही होगी क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो अभी से शॉर्ट नोट्स बिल्कुल भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट नहीं करना है। अब ये देखिए, अब देखो चैप्टर का नाम ही है गांव शहर व्यापार। तो गांव में रहता कौन था? आपको पता है कि सभी की लाइफ में कोई ना कोई 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी उपमहाद्वीप का दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरीके के लोग रहते थे। अब ये 3 लोग आपकी परीक्षा पास करवाएगा क्योंकि यही 3 लोग कंफ्यूज भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। मैच ऑफ द फॉलोइंग में हर बार पूछता है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी का मिलान करिए, वो क्या कहलाते हैं? विल्लाल कहलाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगी, आपको खुद प्रूफ भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग में लिखा है बड़े भूस्वामी, तो उसका मिलान आपको विल्लाल से करवाना है। ठीक है, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर, अगर ऑप्शन में मैच ऑफ द फॉलोइंग में उड़वार लिखा है तो उसका मिलान आपको भूमिहीन मजदूर से कराना है। ठीक है, दास कैडेसियार और अदमाई कहलाते थे, अगर अदमाई लिखा है तो उसका मिलान आपको दास कैडेसियार से करवाना है। तो कुल मिलाकर ये 3 लोग थे। ठीक है, वेलाल, उड़वार और अदमाई। तो आप इसको वाइसे वर्सा भी कर सकते हो क्योंकि कई बार ऑपोजिट करके भी पूछता है। तो कुल मिलाकर याद रखना है, बड़े भूस्वामी को वेल्लाल, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर, ठीक है, दास कैडेसियार, अदमाई कहलाते थे। समझ गए होंगे आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसको रटते रहते हैं और इधर का उधर पूछ देता है। अब देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। हर बार क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम भोजक से रिलेटेड क्या चीजें सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता है, नंबर 1। नंबर 2 है कि एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं। इसका मतलब ये वंशानुगत है, मतलब घर के ही लोग बाप बेटा बेटा बाप ऐसे करके बनते रहेंगे, यानी कि ये पद हो गया आपका अनुवंशिक। ठीक है, ये दूसरा लाइन याद रखना है। ग्राम भोजक के पद पर आखिर में कौन बनेगा? तो आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी, मतलब जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, वो बनेगा। ठीक है, वो होता है। साधारणतः इनकी जमीन पर, अब इनके जमीन पर काम कौन करेगा भाई? वो तो करेगा नहीं, तो दास और मजदूर तो है ही ना काम करने के लिए, वो करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं सौंप देते थे। ठीक है, यह न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो इस देखिए, आपने देखा होगा कि गांव का प्रधान व्यक्ति, मतलब इसी को, ये देखो इकलौता एक है ग्राम भोजक, इसके काम कितने सारे हैं ना। प्रभावशाली व्यक्ति है तो कर भी वसूलेगा। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनते रहेंगे। जमीन है तो भाई दास मजदूर काम करेंगे ही। इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि राजा भी कर वसूलने का काम ग्राम भोजक को ही दे देता है। ठीक है, ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना सारा काम ये अकेले कर रहा है। तो ये सारी लाइन पूछी हुई है। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। अब ये क्वेश्चन भी पूछता है कि गृहपति कौन कहलाते हैं? तो स्वतंत्र कृषक, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था। ठीक है, इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते हैं। स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कि कौन होते हैं छोटे किसान। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, फिर वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करेंगे? दूसरों की जमीन पर काम करेंगे। ठीक है, और इनमें आता कौन है? दास, कर्मकार। तो ये सारी लाइन आपको याद रखना है। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ये भी लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है और एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब कुछ लोगों को ना हमेशा शॉर्टकट रास्ता देखना होता है कि भाई एक एक लाइन याद करो, नहीं, डिटेल में पढ़ोगे तभी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कर पाओगे।
ठीक है, अब देखो यहां से पूरा छापा हुआ है स्टेटमेंट। ये प्राचीनतम तमिल रचनाएं होती क्या हैं? तो देखो, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। ठीक है, इन्हें संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य। इनकी रचना कब हुई? 2300 साल पहले। इन्हें हम संगम क्यों कहते हैं? क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनको संकलन किया गया था। ठीक है, गांव में रहने वालों के लिए जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको आहत सिक्कों के बारे में बताया था। देखिए ऐसे दिखते हैं, ऐसे ठप्पा देकर इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आहत सिक्के भी आप याद रखिएगा। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में ही, बट यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है कि पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं और सबसे पुराने आहत सिक्के थे। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराने कौन से सिक्के थे, तो ये थे आहत सिक्के, जो कि 500 साल चला है। फोटो देखिए, चांदी या फिर तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण, मतलब ऐसे ठप्पा देकर बनाते हैं, इसलिए इसको आहत सिक्का कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी डिटेल में लिखा हुआ है। समानता ये आपको आयताकार, कभी कभी वर्गाकार और कभी गोल ऐसा मिलेगा। धातु की चादर को काट कर ऐसे चपटा करके, ठीक है, ऐसे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह मिलेंगे आपको, जिसको ठप्पे से बनाए जाते थे। यहाँ पर देखिए, लिखा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे चिन्ह मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको आहत सिक्के कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आहत सिक्के क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और ये सिक्के आपको महाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में ये पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रहा है। ठीक है, तो ये कब तक ट्रेंड में रहा है, क्या क्या इसकी क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी देखिए, ये आपको बिल्कुल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि मथुरा के लिए नई एनसीईआरटी ने क्या किया है ना, चैप्टर्स को कम करके 2-2, 3-3 चैप्टर को एक में ही मर्ज कर दिया है। तो अगर मैं आपको तुरंत ये कंटिन्यू कर दूंगी, अब ये मथुरा स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो, नगर के बारे में बात करेंगे, तो वो हम कल करेंगे। सबसे पहले मैंने जितना पढ़ाया है आपको उतने क्वेश्चन आंसर करते हैं, ताकि आपको चीज़ें पहले समझ में आए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, तभी जाकर आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो पाएगी। सिर्फ रटने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो पहले प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए और बी पर विचार करो, सही उत्तर का चयन करो। 2021 में पूछा हुआ है। महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। ऑलरेडी मैंने आपको महाजनपद में पढ़ाया हुआ है कि सिर्फ किसान से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कई लोगों से वसूलते थे, तो ये केवल की वजह से गलत हो गया। औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ावा दिया। जी हाँ, आपने देखा कि लकड़ी के फाल से उतनी उन्नति नहीं हो रही थी, बट जैसे ये अलग अलग औजार बनाने लगे, लोहे के फाल यूज होने लगे, काफी अच्छा खासा जो इसमें डेवलपमेंट हुआ। सो ये तो गलत है, सिर्फ बी सही है। ठीक है, तो डीप में पढ़ोगे तभी जाके कर पाओगे। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये आपका 2022 में पूछा है। 21 का क्वेश्चन मैंने दिखा दिया इसी चैप्टर से। 22 में भी देखो, कंटिन्यूटी आप देखिए इसी चैप्टर से। ए और बी को पढ़ो, सत्य विकल्प का चुनाव करो। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई के लिए हल्के हिस्से शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी हैं। अभी हमने देखा। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए थे। ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों आपस में एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, 2500 पूर्व की बात हो रही है, तो ये एकदम सही है। अगर आपको वैसे इसका ऑप्शन यही था कि ए और बी सही है तथा क्या ये इसकी व्याख्या करते हैं, तो जी हाँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2022। ठीक है, नेक्स्ट इसी चैप्टर का है, और ये मैं जानबूझ के दूसरे एग्जाम्स का भी लेकर आई हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये जो जेई कंट्रोल वाला जो एग्जाम हुआ था ना 2021 में, देखो उसमें भी 6 के एनसीईआरटी से पूछा हुआ था, और ये सीटेट ने तो पूछा ही है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को हम विल्लार के रूप में जानते हैं। ठीक है, और आप मुझे भूमिहीन मजदूर का बताओ ऑप्शन में, और अदमई का बताओ। ठीक है, आप मुझे बताओ इसका क्या होगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए, चलो आ ही गया ये मैच ऑफ द फॉलोइंग, और आप सभी के सामने है 12 जनवरी 2022 का। मतलब आप सोचो 2022 में एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सोचो, एक क्वेश्चन से पास और फेल हो जाता है इंसान, तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही सीरियसली लेकर चलना है। ये देखिए,
अब ये काफ़ी आसान सा है। आप यहाँ पर देखो वेलार है, तो अभी हमने देखा था कि जो बड़े भूस्वामी होते हैं, ठीक है, गृहपति आपके स्वतंत्र कृषक होते हैं, ठीक है, उड़वार आपके भूमिहीन मजदूर होते हैं, और बचा क्या है इसमें, हाँ, अदमाई आपके साधारण हलवाहे हो गए, ठीक है। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार ऑप्शन से क्रॉस चेक करते हैं। देखो इसको करने के दो तरीका है। सबसे पहले तो आप तुरंत एलिमिनेट करो। वेल्डार आपका हो गया बड़े भूस्वामी, तो ए का तीसरा होगा, दोनों जगह है, चलो ठीक है। अब हम इसको क्लियर करते हैं बी से, क्योंकि उड़वार आपका होता है भूमिहीन मजदूर, अभी हमने पढ़ा, तो बी का पहला हो गया, ये खत्म हो गया। सी आपका अधिमाई हो गया, साधारण हलवाई, और गृहपति जो है आपका हो गया स्वतंत्र कृषक, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो वेलार ए का हो गया तीसरा, बी उड़वार का हो गया आपका पहला, सी अदमाई का हो गया साधारण हलवाहे, और डी गृहपति जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था स्वतंत्र कृषक। तो एलिमिनेट करके करो, पहला आपका सही होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप। अगेन ये बहुत पुराना क्वेश्चन भी ढूंढ के लेकर आई हूं कि इसका ट्रेंड कब से चल रहा है। तो 2014 में भी पूछा था कि निम्न इसी चैप्टर से निम्न में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान जो कि ग्राम भोजक हैं उसके बारे में सत्य नहीं है, गलत चीज बतानी है। ग्राम भोजक की सारी क्वालिटी हम पढ़ चुके हैं भाई, वो एक है बट बहुत सारे काम करता है, ठीक है। वो अक्सर सबसे बड़ा जमींदार होता था, जी हाँ, जेनेटिक है, मतलब बाप बेटा फिर बेटा बाप ऐसे बनते रहेंगे, वंशानुगत है इनका पद, ठीक है। राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया, गलत, बल्कि राजा ने तो उसका यूज अलग अलग तरीके से किया है, ठीक है। कभी कभी वो न्यायाधीश भी बन जाता है, पुलिस भी बन जाता है, कर तो वसूलता ही है, तो ये तो गलत हो गया। आमतौर पर उसके पास जमीन पर खेती करने के लिए दास और भाड़े के श्रमिक होते थे। अब भाई खुद तो करेगा नहीं, बड़ा जमींदार है, तो ये बात भी सही है। गलत कौन सा है कि राजा बोल रहा है कि वो नहीं कर रहा है, वो सारे काम कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत है, तीसरा। अब देखो पढ़ने के बाद आपको मजा भी आएगा क्योंकि हम सारी चीजें सही कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्राम भोजक पता है और कुछ चीजें आपके लिए नई होंगी, बट हम अभी उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, ग्राम भोजक आया था तो मैंने सोचा इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ ग्राम भोजक कौन है, ग्राम मुखिया है कि क्या है? डी का इसमें से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, डी का तीसरा है। ग्राम भोजक आपको पता ही है कि ग्राम मुखिया ही तो है, तो डी का तीसरा, ये खत्म, कुछ नहीं, बस एलिमिनेट करो, आपका तुरंत आंसर आएगा। तो अब इससे हम पूरे सही कर लेते हैं, ठीक है, जिसको नहीं भी पता होगा याद हो जाएगा। ए का दूसरा, गढ़ का मतलब होता ही है बहु सदस्यों वाला दल, ठीक है, मल्टीपल लोग। बी का संघ है, संघ का मतलब ही होता है समूह, संगठन, काफी आसान है, आप याद कर सकते हो। श्रेणी बच गया है, तो श्रेणी आपका हो गया व्यापारिक संगठन, और ग्राम भोजक तो है ही ग्राम का मुखिया। पहला सिर्फ हमने डी से एलिमिनेट कर लिया है, तो कई बार हमको अपना स्मार्टली काम करना है, टाइम बचाना है, एग्जाम में बैठ के पूरा मिलाने मत लगना, एलिमिनेट किया आंसर आया बस आगे बढ़ो, ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा। और ये भी 2022 में ही पूछा हुआ है, मतलब 2022 में इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 नंबर के, ठीक है। अभिकथन कारण है, आपको बताना है, तो अभी हमने पढ़ा मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया, ठीक है। संगम साहित्य इसको क्यों कहते हैं, इसका रीजन लिखा है। संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे, जी हाँ, ये भी लाइन सही है, बट इन दोनों का मैच आपस में बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर बता दिया कि ये लोग थे कौन, और यहां पर बात हो रही है संगम ग्रंथों की रचना मदुरई शहर की, ठीक है। तो स्टेटमेंट एकदम सही है, व्याख्या सही नहीं है, तो यही सेम चीज पूछा हुआ है, तो ये होगा दूसरा। ये व्याख्या नहीं है, सही है, ये काफी कंफ्यूज करता है, तो इसलिए इसको ध्यान से करना। तो सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने जितने टॉपिक्स अभी पढ़े हैं हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा है, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अभी मिलेंगे टेलीग्राम पे, सारे क्वेश्चंस मैं पोल के थ्रू डालूंगी, आपको काफी मजा आएगा। टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाओ, और नोट्स अभी से लेकर पढ़ाई करना चाहते हो तो ले लो, बाद में कोई मतलब भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।